हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमपॉली। सो बच्चों, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो स्टार्ट करते हैं आपका लेक्चर नंबर 22, लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफॉर्मर, जिसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, एलवीडीटी। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ने वाले हैं। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। एमपॉली पर आपको मिलते हैं मैकेनिकल के सभी सब्जेक्ट्स कंप्लीट सिलेबस के साथ, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। अब देखिए, एलवीडीटी की जब हम बात करते हैं तो लास्ट लेक्चर्स में हमने कुछ टॉपिक्स पढ़े इंपॉर्टेंट, जैसे हमने एक्चुएटर के बारे में पढ़ा, ट्रांसड्यूसर एंड सेंसर्स हम पढ़ चुके हैं, टेकोमीटर हम पढ़ चुके हैं, ऑप्टो इंटरप्टर्स हम पढ़ चुके हैं, ओपन लूप क्लोज लूप भी हम पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं एलवीडीटी और नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे पोटेंशियोमीटर, एनकोडर, डिकोडर एंड ड्राइव, एक्सेस ड्राइव्स। उसके बाद हमारा ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। अब देखिए, ये एक छोटी सी पिक्चर है जो हमें दिखाती है कि एलवीडीटी दिखने में होता कैसे है ना, यानी कि लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफॉर्मर दिखने में कैसा होता है। और इसका एक और नाम भी है, क्या? इसका एक और नाम है लीनियर वेरिएबल डिस्प्लेसमेंट ट्रांसड्यूसर। ट्रांसड्यूसर। अब आप जानते हैं ट्रांसड्यूसर क्या करता है। ट्रांसड्यूसर क्या करता है, हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा कि ट्रांसड्यूसर नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में कन्वर्ट करता है। किसी भी मैकेनिकल प्रॉपर्टी को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देगा, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम ट्रांसड्यूसर बोल देते हैं, सिंपल। और ये डिस्प्लेसमेंट ट्रांसड्यूसर है, यानी कि ये डिस्प्लेसमेंट को मेजर करता है इन द फॉर्म ऑफ वोल्टेज। ठीक है, वोल्टेज की फॉर्म में। तो दो नाम हो गए इसके, लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसड्यूसर, लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफॉर्मर एंड लीनियर वेरिएबल डिस्प्लेसमेंट ट्रांसड्यूसर। दोनों नाम आपको याद रखने हैं, शॉर्ट फॉर्म में एलवीडीटी बोलते हैं। अब ये इसका एक छोटा सा डायग्राम है जिसमें दिखाता है कि इसमें एक बीच में मूवेबल कोर होती है, यानी कि ये जो कोर है ये मूव करती है, और दो इसमें वाइंडिंग्स होती हैं, एक होती है प्राइमरी वाइंडिंग और एक होती है सेकेंडरी वाइंडिंग। ठीक है, इसीलिए इसको ट्रांसफॉर्मर भी बोलते हैं। ट्रांसफॉर्मर क्या होता है, सेम ट्रांसफॉर्मर में प्राइमरी वाइंडिंग भी होती है, सेकेंडरी वाइंडिंग भी होती है। इसी तरह इसमें भी प्राइमरी वाइंडिंग है और दो सेकेंडरी वाइंडिंग्स है, दो सेकेंडरी वाइंडिंग्स है। जो प्राइमरी वाइंडिंग के एक राइट लेफ्ट साइड में है और एक राइट साइड में, और बीच में एक मूवेबल कोर लगी हुई है। अब अगर इसकी बात करें कि ये जो है जब काम करती है तो किस तरीके से करती है, और ये हमें सिंगल आउटपुट देती है, और सिंगल आउटपुट अगर हमें चाहिए तो हमें दोनों सेकेंडरी वाइंडिंग्स को सीरीज में कनेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, S1 और S2 को। तो इसी तरह से ये क्या करती है, देखिए कोर आपकी मूव कर रही है, और जब कोर मूव कर rही है तो हमें आउटपुट वोल्टेज मिल रहा है, सिंगल आउटपुट वोल्टेज मिल रहा है। ठीक है, एलवीडीटी धीरे धीरे हम पढ़ते जा रहे हैं। अब सबसे पहले ये समझते हैं कि एलवीडीटी की जो है वो डेफिनेशन क्या होती है, परिभाषा क्या होती है। तो ये बोल रहा है कि इट इज द टाइप ऑफ इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर, एक तरह का इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर है, विच इज यूज्ड टू मेजर द डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, जिसका इस्तेमाल डिस्प्लेसमेंट को मेजर करने के लिए किया जाता है, और डिस्प्लेसमेंट इन द फॉर्म ऑफ वोल्टेज। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट इन द फॉर्म ऑफ वोल्टेज। डिस्प्लेसमेंट किसकी फॉर्म में मेजर कर रहा है, वोल्टेज की फॉर्म में मेजर कर दे रहा है। ठीक है, तो एक तरह का इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर है जो क्या कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट को मेजर कर रहा है, और डिस्प्लेसमेंट किस फॉर्म में हमें बता रहा है, वोल्टेज की फॉर्म में बता रहा है। ठीक है, देखो ट्रांसफॉर्मर भी इसको बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं ट्रांसफॉर्मर, दो तरह की वाइंडिंग्स है इसमें, प्राइमरी वाइंडिंग, सेकेंडरी वाइंडिंग। दो सेकेंडरी वाइंडिंग्स होती है, S1 एंड S2। दो तरह की सेकेंडरी वाइंडिंग्स है, S1 एंड S2। एक प्राइमरी वाइंडिंग है जिसको हम P से डिनोट कर देते हैं। ठीक है, तो ये एक छोटा सा इसका कंस्ट्रक्शन मैंने भी बताया, अभी और इसका डीप आगे पढ़ते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। तो हिंदी में एक बार पढ़ो, ये आगमनात्मक ट्रांसड्यूसर का प्रकार है जिसका उपयोग वोल्टेज के रूप में विस्थापन को मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ते हैं, इट कन्वर्ट और ट्रांसलेट द लीनियर मोशन इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल। तो ये क्या कर दे रहा है, लीनियर वेरिएबल। लीनियर वेरिएबल का मतलब ही यहां ये है कि ये क्या कर दे रहा है, लीनियर मोशन को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर दे रहा है। मोशन तो हो रही है, मोशन भी हो रही है, लेकिन साथ साथ हमें एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल मिल रहा है वोल्टेज की फॉर्म में। ठीक है, तो इसी तरह से एलवीडीटी काम करता है। अब देखो, वही चीज जो मैंने अभी आपको बताई, वही चीज आपकी बुकिश लैंग्वेज में लिखी हुई है, तो आप इस चीज को भी समझेंगे। क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है इट इज नोन एज ट्रांसफॉर्मर, इसको ट्रांसफॉर्मर बोलते हैं। बिकॉज, क्यों,
टू टाइप्स ऑफ वाइंडिंग, क्योंकि टू टाइप्स ऑफ वाइंडिंग है इसमें। कैसे? जैसे ट्रांसफार्मर में होती है एक प्राइमरी वाइंडिंग और एक सेकेंडरी वाइंडिंग। दो तरह की वाइंडिंग्स है, प्राइमरी वाइंडिंग, सेकेंडरी वाइंडिंग। दोनों वाइंडिंग्स आपको याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, इसे ट्रांसफार्मर के रूप में जाना जाता है क्योंकि यहां दो प्रकार की वाइंडिंग होती हैं, जैसे ट्रांसफार्मर, प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग। इट इज नोन एज डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर। इसको डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर क्यों कहा जाता है? अब वर्ड आया ना, खाली ट्रांसफार्मर की बात तो हो गई, लेकिन अब हमने बोला कि इसको हम बोल रहे हैं डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर। डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर, ये वर्ड आया नया, डिफरेंशियल और ट्रांसफार्मर। अब जब डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर की मैं बात कर रहा हूं, तो डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर का मतलब क्या है कि जो हमें आउटपुट वोल्टेज मिल रहा है वो डिफरेंस है दो सेकेंडरी वाइंडिंग्स के वोल्टेज का डिफरेंस है, ठीक है। तभी इसका एक फॉर्मूला आता है, फॉर्मूला मिलता है हमें। कौन सा फॉर्मूला? V आउटपुट इज इक्वल टू V1 माइनस V2। तो जो आउटपुट है वो डिफरेंस है दो वोल्टेजेस का, V1 का और V2 का, ठीक है। यानी कि वोल्टेज इन सेकेंडरी वाइंडिंग 1 एंड द वोल्टेज इन सेकेंडरी वाइंडिंग 2, ठीक है। समझो अभी इसको और डीप समझो अब, ठीक है। देखो, इट इज नोन एज डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर बिकॉज द आउटपुट ऑफ द ट्रांसफार्मर इट इज द डिफरेंस बिटवीन द वोल्टेज अक्रॉस द सेकेंडरी वाइंडिंग, ठीक है। तो ये क्या है? डिफरेंस है उन टू वोल्टेजेस का जो किसमें है? सेकेंडरी वाइंडिंग्स में है, ठीक है। सो द आउटपुट वोल्टेज क्या हो गया? डिफरेंस हो गया वोल्टेजेस का। आउटपुट क्या हो गया? वो डिफरेंस हो गया वोल्टेजेस का। इसको याद रखना, इसको मार्क कर देता हूं रेड कलर के मार्कर से ताकि हाईलाइट रहे। ये देखो, ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कुछ बुक्स में ये फॉर्मूला E0 ES1 माइनस ES2 ऐसे भी लिखा रहता है, तो कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। किसी बुक में कुछ रहता है, किसी बुक में कुछ रहता है। इसको भी याद कर लोगे तो काम हो जाएगा, ठीक है। आइए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। फॉर्मूला आ गया आपका, V0 इज इक्वल, V आउटपुट इज इक्वल टू V1 माइनस V2, ठीक है। अब देखिए, ये एक इसका बुकिश डायग्राम है लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसड्यूसर का, डिस्प्लेसमेंट ट्रांसड्यूसर का या डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर का। एक ही बात है, कहीं कहीं लीनियर वेरिएबल डिस्प्लेसमेंट ट्रांसड्यूसर लिखा रहता है, कहीं कहीं लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर लिखा रहता है। LVDT आपको हर जगह मिलेगा। अब देखो, ये इसका बुकिश डायग्राम है। इसको क्या किया? जो कॉइल अभी हमने दिखाई उसको हमने क्या किया? खोला, उसको खोला हमने। यानी कि अगर इस मार्कर को पकड़ के मैं खोल दूं तो ये कुछ इस टाइप का ही खुलेगा जैसे सामने दिख रहा है। तो इसमें क्या दिखा रहा है? ये बोल रहा है कि एक प्राइमरी वाइंडिंग है बीच में और दो सेकेंडरी वाइंडिंग है, यानी कि S1 एंड S2, और एक बीच में कोर है। इसको क्या बोलते हैं? सॉफ्ट आयरन कोर, जो कि मूव करती है। यहां से मिलता है मुझे वोल्टेज, ठीक है, डिफरेंस। और प्राइमरी कॉइल जो है उसमें ऑल्टरनेटिंग करंट है, यानी कि जो प्राइमरी कॉइल है हमारी वो किससे एक्साइट हो रही है? वो ऑल्टरनेटिंग करंट से एक्साइट हो रही है हमारी। अभी सिर्फ इतना समझिए, अब इसके धीरे धीरे कंस्ट्रक्शन पढ़ते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। अब देखो, डिस्प्लेसमेंट जो होता है किस में होता है? सॉफ्ट आयरन कोर में होगा, और आउटपुट हम मेजर करेंगे बिटवीन टू सेकेंडरी वाइंडिंग्स। आउटपुट कहां मेजर होगा? दो सेकेंडरी वाइंडिंग्स के बीच में होगा, ठीक है। जो इनपुट वोल्टेज है वो किस में है? प्राइमरी वाइंडिंग में है। तो इनपुट वोल्टेज कहां दी? प्राइमरी वाइंडिंग में आपकी इनपुट वोल्टेज दी। किससे एक्साइट हुई? ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज से, ठीक है। अब देखो, आगे बात करते हैं इसकी, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखो, कंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं अब इसका, ठीक है, यानी कि इसका निर्माण जब बनाया जाता है तो इसमें क्या क्या होता है लगा हुआ। तो इसमें एक सिंगल प्राइमरी वाइंडिंग है जिसको कनेक्ट किया है किससे? ऑल्टरनेटिंग करंट सोर्स से, ठीक है। तो एकल प्राथमिक वाइंडिंग है P, एक प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जुड़ा हुआ है, ठीक है, यानी कि ऑल्टरनेटिंग करंट सोर्स से ये जुड़ा हुआ है। दो सेकेंडरी वाइंडिंग्स है जिसका एक का नाम है S1, दूसरी का नाम है S2। इक्वल नंबर ऑफ टर्न्स है एंड आर आइडेंटिकली प्लेस्ड ऑन आइदर साइड ऑफ प्राइमरी। यानी कि क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि प्राइमरी वाइंडिंग जो है हमारी, जो प्राइमरी वाइंडिंग है वो बीच में रखी हुई है। यहां पर रखी हुई है प्राइमरी वाइंडिंग और यहां पे रखी हुई है सेकेंडरी वाइंडिंग्स, यानी कि S1 और S2, ठीक है। ये
इस पॉइंट का मतलब है जो सामने लिखा हुआ है। अब समझेंगे, आप पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। दो द्वितीयक वाइंडिंग S1 एंड S2 घुमावों की समान संख्या और प्राथमिक के दोनों ओर समान रूप से रखे गए हैं। अब क्या किया, बाउंड ऑन अ सिलेंडर फॉर्मर, इनको क्या किया, एक सिलेंडर फॉर्मर में बंद कर दिया। ठीक है, एक सिलेंड्रिकल फॉर्म की एक बॉडी है, उसमें इसको बंद कर दिया गया। आगे देखते हैं, ये बोल रहा है कि जो सॉफ्ट आयरन कोर है वो भी किस में है, एक फॉर्मर में है। यानी कि देखो, जैसे कि एक ये वाली जो पॉइंट है इस मार्कर का, ये अगर मूव कर रहा होता तो ये सेम सॉफ्ट आयरन कोर की तरह ही लगता आपको। तो ये एक फॉर्मर है एक तरह का, जिसमें क्या है, एक मूवेबल कोर को बीच में रख दिया गया है। ये इसका मतलब है। थ्रू द आर्म द सॉफ्ट आयरन कोर इज मूव्ड इनसाइड द फॉर्मर, और जो हमारी सॉफ्ट आयरन कोर है वो मूव करती है इनसाइड द फॉर्मर, लेकिन लीनियर डायरेक्शन में मूव करती है, रोटेट नहीं करती है। लीनियर मोशन होता है, मतलब कि आगे पीछे मूव करती है। ठीक है, सॉफ्ट आयरन कोर इज मेड ऑफ हाई परमेबिलिटी निकल आयरन विच इज हाइड्रोजन अनिल्ड। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि सॉफ्ट आयरन कोर जो है वो बनी होती है हाई परमेबिलिटी निकल आयरन से। ठीक है, हम इसको बोल रहे हैं ना सॉफ्ट आयरन कोर है, सॉफ्ट आयरन कोर है। कौन सा आयरन है, निकल आयरन है, निकल आयरन है। और ये इसको हाइड्रोजन अनिल्ड किया गया है। हाइड्रोजन अनिल्ड क्यों करते हैं, हाइड्रोजन अनिल्ड करने से इसका जो आपका हार्मोनिक है इसमें लो हार्मोनिक हो जाते हैं। ठीक है, क्या हो जाते हैं, लो हार्मोनिक हो जाते हैं, लो हार्मोनिक हो जाएंगे। ठीक है, आपका लो नल वोल्टेज हो जाएगी, लो नल वोल्टेज हो जाएगी। थर्ड पॉइंट आ जाता है, इसकी हाई सेंसिटिविटी हो जाती है। तो सेंसिटिविटी कैसी हो गई, हाई हो गई। और ये इसका एक एडवांटेज भी है, इसका एक लाभ भी है, ये हाई सेंसिटिविटी होना। ठीक है, इसीलिए करते हैं हम हाइड्रोजन अनिल्ड। बोल रहा है कि द सॉफ्ट आयरन कोर उच्च पारगम्यता निकल आयरन से बना है जो हाइड्रोजन अनिल्ड है। ठीक है, बस इसको इतना समझो। द होल असेंबली ऑफ एलवीडीटी इज प्लेस इनसाइड द स्टेनलेस स्टील हाउसिंग। अब क्या करते हैं, जो एलवीडीटी की पूरी असेंबली होती है उसको स्टेनलेस स्टील का बनाया जाता है। उसकी एक वजह है, स्टेनलेस स्टील को क्यों बनाया जाता है, ताकि जो एनवायरमेंटल कंडीशंस है वो उस पर इफेक्ट ना डालें, उसको जंक ना लगे। ठीक है, उसको जितनी भी एनवायरमेंटल कंडीशंस होती हैं वो उस पर कुछ इफेक्ट ना करें, इसलिए हम क्या करते हैं, उसको स्टेनलेस स्टील की हाउसिंग में पैक कर देते हैं। ठीक है, एलवीडीटी की पूरी असेंबली को पर्यावरणीय परिस्थितियों से बचाने के लिए स्टेनलेस स्टील हाउसिंग के अंदर रखा गया है। ठीक है, तो ये समझ में आ रहा होगा अब धीरे धीरे आपको कि हो क्या रहा है। और जो इसकी एंड लिड्स होती हैं वो प्रोवाइड करती हैं क्या, जो इसके एंड लिड्स क्या होती है, ढक्कन इसके दोनों साइड के, वो क्या करते हैं, वो प्रोवाइड करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शील्डिंग्स, ताकि क्या हो कि ना तो इलेक्ट्रोस्टैटिकली कोई इस पर असर कर पाए और ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिकली इस पर असर कर पाए, ताकि इसमें कोई जो भी हम प्रोसेस कर रहे हैं वो प्रोसेस डिस्टर्ब ना हो। तो इसलिए क्या करते हैं, इसकी एंड लिड्स लगा दी जाती हैं। ठीक है, अब एसी स्मॉल एसी रेफरेंस वोल्टेज कॉल्ड द एक्साइटेशन सिग्नल, इसका जो एक्साइटेशन सिग्नल है वो लगभग 50 हर्ट्ज से लेके 20 किलो हर्ट्ज तक आप इसमें प्राइमरी वाइंडिंग में वोल्टेज को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका एक एक्साइटेशन, इसको एक्साइट, जो इसका एक्साइटेशन सिग्नल है उसकी एक रेंज है। क्या रेंज है वो, 50 हर्ट्ज से लेके 50 किलो हर्ट्ज तक। ठीक है, तो उत्तेजना संकेत 50 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज नामक छोटे एसी संदर्भ वोल्टेज को प्राथमिक वाइंडिंग पर लागू किया जाता है। ठीक है, तो 50 से लेके 20 किलो हर्ट्ज तक की जो आपकी संदर्भ वोल्टेज है उसमें वाइंडिंग पर उसको लागू कर सकते हैं हम। ठीक है, आगे देखते हैं इसकी वर्किंग, कि अब ये काम किस तरीके से करता है। अब देखो, हम ये जानते हैं कि हमारी प्राइमरी वाइंडिंग जो है वो एक्साइट की जा रही है। किससे एक्साइट की जा रही है, प्राइमरी वाइंडिंग एक्साइट की जा रही है ऑल्टरनेटिंग करंट से। ठीक है, जिसकी जो फ्रीक्वेंसी है, कितनी फ्रीक्वेंसी है वो 50 हर्ट्ज से लेके 20 किलो हर्ट्ज तक। ये आपको याद रखना है कि हमारी जो प्राइमरी वाइंडिंग है उसको एक्साइट किया जा रहा है, और कितनी फ्रीक्वेंसी से एक्साइट किया जा रहा है, 50 हर्ट्ज से लेके 20 किलो हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी से इसको एक्साइट किया जा रहा है। अब क्या होगा, तो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा इसमें। और वो कौन सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होगा, वो होगा इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, इंड्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड।
ठीक है, इंड्यूस करेगा किसको, एसी को, किसमें, दो सेकेंडरी वाइंडिंग्स में, S1 में एंड S2 में। देखो वही चीज लिखी हुई है, प्राइमरी वाइंडिंग एक्साइटेड बाय ऑल्टरनेटिंग करंट सोर्स। ठीक है, प्राइमरी वाइंडिंग को एक्साइट किया गया है किसी ऑल्टरनेटिंग करंट सोर्स से। ठीक है, चालू स्रोत को हिंदी जब ये ट्रांसलेट करता है ना, कुछ भी कर देता है, ज्यादा ही वो शुद्ध हिंदी वाली कहानी आ जाती है, तो हो सकता है थोड़ी सी गड़बड़ भी कर सकता है, तो आप खास ध्यान रखें, लेकिन मतलब सेम होने वाला है, गड़बड़ नहीं हो सकती। तो वैकल्पिक करके प्राथमिक वाइंडिंग को उत्तेजित किया जाता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है प्रोड्यूसेस एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। तो इसने क्या किया, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस किया उसके चारों तरफ प्राइमरी वाइंडिंग के। ठीक है, तो एक विद्युत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, अब जब ये इंड्यूस हुआ है क्या, इंड्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, तो इसने इंड्यूस किया ऑल्टरनेटिंग करंट वोल्टेज को, किसमें, दो सेकेंडरी वाइंडिंग्स में, S1 में एंड S2 में। ठीक है, तो दो द्वितीयक वाइंडिंग S1 एंड S2 में प्रत्यावर्ती धारा वोल्टेज को प्रेरित करता है। अभी इतना काम इसने किया है कि हमने इसको ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज दिया जिसकी फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज से लेके 20 किलो हर्ट्ज। इसने इंड्यूस किया मैग्नेटिक फील्ड को, उस मैग्नेटिक फील्ड ने ऑल्टरनेटिंग करंट इंड्यूस किया किसमें, S1 कॉइल में एंड S2 कॉइल में। अभी सिर्फ इतना काम हुआ है। ठीक है, अब क्या हुआ, जो अमाउंट ऑफ वोल्टेज है वो चेंज करेगी इन आइदर सेकेंडरी वाइंडिंग्स इज प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ मूवमेंट ऑफ कोर। तो जैसे जैसे अमाउंट ऑफ वोल्टेज चेंज होगा वैसे वैसे क्या होगा, आपकी जो कोर है वो मूव करना शुरू करेगी। ठीक है, वो मूव करना शुरू करेगी, वो आगे पीछे होना स्टार्ट करेगी। अब सेकेंडरी वाइंडिंग में S1 में वोल्टेज कितना है, जल्दी से बताओ, S1 में वोल्टेज कितना है, ES1। तो S1 में जो वोल्टेज मिला हमें वो कितना मिला, ES1। और S2 में कितना, सेकेंडरी वाइंडिंग जो है, सेकेंडरी वाइंडिंग सेकेंड वाली में कितना मिला, ES2। इतना आपको अभी समझ में आया। अब हमें सिंगल आउटपुट चाहिए, हमें आउटपुट कितना चाहिए, आउटपुट तो एक ही चाहिए ना, हमें नहीं फर्क पड़ता दो सेकेंडरी वाइंडिंग लगी हुई है या चार लगी हुई है, हमें आउटपुट चाहिए सिंगल इसका। तो सिंगल आउटपुट के लिए हमने क्या किया, इन दोनों वाइंडिंग्स को सीरीज में कनेक्ट किया, कनेक्टेड इन सीरीज। ठीक है, कनेक्टेड इन सीरीज। अब देखो सीरीज ओपोजिशन में जब ये कनेक्टेड है तो क्या होगा, जो आउटपुट वोल्टेज है वो क्या होगी, डिफरेंस होगी दो वोल्टेजेस का, किसमें, टू वाइंडिंग्स में। ठीक है, तो ई आउटपुट क्या आएगा, ई आउटपुट आएगा ES1 माइनस ES2, ये आएगा ES1 एंड ES2। नेक्स्ट, अब क्या होगा, जो सॉफ्ट आयरन कोर है अभी वो अगर नल पोजीशन पे है, सॉफ्ट आयरन कोर यानी कि नल पोजीशन क्या है उसकी, सॉफ्ट आयरन कोर अगर बीच में है तो वो उसकी नल पोजीशन है। दैट मींस जो वोल्टेज होगा वो कितना होगा, जीरो। वोल्टेज कितना होगा, जीरो होगा, वो अगर नल पोजीशन पे है। अब S1 S2 का क्या है, मैग्नीट्यूड एकदम बराबर है। S1 S2 का मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, बराबर रहेगा, सीरीज में कनेक्टेड है। तो S1 S2 का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, बराबर है, तो वोल्टेज भी बराबर होगा, मैग्नीट्यूड बराबर, वोल्टेज भी बराबर रहेगा, वोल्टेज बराबर इंड्यूस करेगी, तो आउटपुट वोल्टेज क्या निकलेगा, आउटपुट वोल्टेज कितना निकलने वाला है, जीरो, एकदम जीरो निकलने वाला है अगर नल पोजीशन पे है तो। नल पोजीशन का मतलब ही क्या है, जीरो पोजीशन इसकी। ठीक है, अगर आप सॉफ्ट आयरन कोर, अब एक पॉइंट शुरू होता है इसमें कि अगर सॉफ्ट आयरन कोर हमारी मूव करती है लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड मूव कर रही है, सबसे पहले मूवमेंट वाला पार्ट शुरू हुआ है। अब आप वोल्टेज दे चुके ना, ठीक है, इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हो चुका है उसमें, ठीक है, एक चुंबकीय क्षेत्र बन चुका है। तो क्या होगा कि अब हमारी जो सॉफ्ट आयरन कोर है वो मूव करेगी, और जैसे ही वो अगर मूव करती है लेफ्ट साइड, दैट मींस क्या है, जो S1 है, S1 में जो फ्लक्स है वो ज्यादा है किससे, S2 से। ठीक है, व्हेन सॉफ्ट आयरन कोर is moving on लेफ्ट साइड, और लेफ्ट साइड में कौन सी साइड है, S1। भाई इधर तो हमने एक छोटा सा बना लेते हैं, यहां पे ये है P यानी कि प्राइमरी वाइंडिंग, इधर है S1 और इधर है S2। तो अभी मैं बात कर रहा हूं कि जो हमारी कॉइल है, जो सॉफ्ट आयरन कोर है, ये रही सॉफ्ट आयरन कोर, इसने मूव किया किधर, S1 की तरफ, S1 की तरफ। अब जब ये S1 की तरफ मूव हुई, इसका मतलब क्या है कि जो S1 में जो फ्लक्स है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू
S2, तो हमारा ES1 बड़ा हो गया ES2 से, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या आएगा, फॉर्मूला आएगा E नॉट यानी कि E आउटपुट इज इक्वल टू ES1 माइनस ES2। ये हमारा वोल्टेज आने वाला है, ये हमारा आउटपुट आने वाला है, ठीक है, ये आउटपुट आएगा। अब देखो इसमें आउटपुट वोल्टेज फेज में रहेगा इनपुट वोल्टेज के, फेज में है एकदम, आउटपुट वोल्टेज किसके फेज में, इनपुट वोल्टेज के, ठीक है। अब देखो, अब अगर सपोज आपकी सॉफ्ट आयरन कोर मूव करती है राइट साइड, राइट साइड, अगर सॉफ्ट आयरन कोर मूव करती है राइट साइड, दैट मींस क्या है, जो फ्लक्स है वो किस में ज्यादा है, ES2 में, ठीक है, यानी कि सेकेंडरी वाइंडिंग सेकंड में, इस वाली में आपका जो फ्लक्स है वो ज्यादा है, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, फॉर्मूला बनेगा, अब क्या हो गया, अब ES1 छोटा हो गया किससे, ES2 से, चेंज हो गई कंडीशन। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, फॉर्मूला बनेगा E आउटपुट, ये बड़ा खतरनाक बना था अभी, E आउटपुट इज इक्वल टू ES2 माइनस ES1, ये फॉर्मूला बनेगा आपका, ठीक है। ये कंडीशन कब है, जब जो फ्लक्स है वो ज्यादा है किसमें, सेकेंडरी वाइंडिंग सेकंड में, दूसरी वाली सेकेंडरी वाइंडिंग में, ठीक है। अब इसमें आउटपुट वोल्टेज क्या रहेगा, आउटपुट वोल्टेज फेज वोल्टेज से 180 डिग्री पे रहेगा, है ना, आउटपुट वोल्टेज 180 डिग्री होगा फेज वोल्टेज के, ठीक है, विद प्राइमरी वोल्टेज। तो जो आउटपुट वोल्टेज है, जो प्राइमरी वोल्टेज है, उसमें जो फेज होगा वो कितना होगा, 180 डिग्री होगा, ठीक है। ये आपको याद रखना है। गर्मी बहुत ज्यादा है और फैन में मैं चला नहीं सकता हूं क्योंकि फिर माइक जो है वो फैन की आवाज को रिकॉर्ड करता है। रात भी काफी हो चुकी है, तो अब जल्दी जल्दी बस लेक्चर्स को कंप्लीट करते हैं क्योंकि आपका कोर्स लगभग एंडिंग पर ही चल रहा है, इतना ज्यादा अभी बचा नहीं है और एग्जाम सर पर है हमारे। तो कोशिश करनी है और डेली लेक्चर्स आपको फॉलो करते चलने हैं, पढ़ते रहिए, बस मेहनत करते रहिए। अब देखो डिस्प्लेसमेंट जो होगा, जो भी हमें डिस्प्लेसमेंट मिलने वाला है वो बराबर होगा किसके, वोल्टेज के, ठीक है, वो बराबर होगा चेंज इन वोल्टेज, अमाउंट ऑफ वोल्टेज चेंज। जितना अमाउंट ऑफ वोल्टेज चेंज होगा उतना ही हमें क्या मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। किसमें अमाउंट ऑफ वोल्टेज चेंज हो रहा है, सेकेंडरी वाइंडिंग में, ठीक है, सेकेंडरी वाइंडिंग में। इसी तरह से डायरेक्शन चेक करते हैं और सॉफ्ट आयरन कोर मूव करती रहती है। एक क्या है, एक रिलेशनशिप है किसमें, मैग्नीट्यूड में और फेज रिलेशनशिप में, ठीक है, किसका, आउटपुट वोल्टेज का, और हमें आउटपुट वोल्टेज मिलता जा रहा है। थोड़ा सा टिपिकल टॉपिक ये पड़ जाता है एलवीडीटी, ठीक है। तभी मैं भी कोशिश कर रहा था कई दिन से कि मैं इसको और आसान तरीके से समझा पाऊं, तो इससे ज्यादा आसान तरीके से इसको समझाया नहीं जा सकता एलवीडीटी को, ये काफी आसान कर दिया गया है। अब इसी से हम मेजर करते हैं क्या, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट मेजर हो रहा है किससे, सॉफ्ट आयरन कोर से। मूवेबल पार्ट एलवीडीटी में एक ही है, क्या, सॉफ्ट आयरन कोर, ठीक है। क्या मूव कर रहा है, सॉफ्ट आयरन कोर। अब देखो, एक मिनट में पानी पी लेता हूं, उसके बाद फिर हम स्टार्ट करेंगे। अब देखो, जब सॉफ्ट आयरन कोर मूव करती है लेफ्ट हैंड साइड, जब सॉफ्ट आयरन कोर मूव करती है लेफ्ट हैंड साइड तो हमें पॉजिटिव वैल्यू मिलती है, और जब सॉफ्ट आयरन कोर मूव करती है राइट हैंड साइड तो हमें नेगेटिव वैल्यू मिलती है। यह भी एक पॉइंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट जो आपको याद रखना है। इसी तरह एलवीडीटी डिस्प्लेसमेंट को मेजर करता है, कन्वर्ट करता है मूवमेंट और डिस्प्लेसमेंट को किसमें, आउटपुट वोल्टेज में। तभी इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसड्यूसर बोलते हैं। इसीलिए इसको ट्रांसड्यूसर बोलते हैं क्योंकि ये क्या कर रहा है, नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी, क्या है, नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी, मूवमेंट, उस कोर का जो मूवमेंट है वो क्या है, नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी है, उसको कन्वर्ट करके दे रहा है किसमें, आउटपुट वोल्टेज में, ठीक है। तो इसको क्या बोल रहे हैं, इसीलिए इसको ट्रांसड्यूसर बोल रहे हैं, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस जो ट्रेवल करती है आपकी सॉफ्ट आयरन कोर वो 10 mm का होता है, 5 mm इस लेफ्ट साइड, 5 mm राइट साइड। तो आपको याद रखना है, अगर लेफ्ट साइड मूव कर रहा है तो पॉजिटिव और राइट साइड मूव कर रहा है तो नेगेटिव। आगे देखते हैं, इसके कुछ एडवांटेजेस हैं, इसकी कुछ रेंजेस होती हैं, ठीक है। जो इसकी हाई रेंज होती है 1.25 mm से लेके 250 mm तक होती है, ठीक है। फ्रिक्शन और इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन इसमें होते हैं, ठीक है। आपको घर्षण और विद्युत अलगाव मिलेंगे। इम्यूनिटी फ्रॉम एक्सटर्नल इफेक्ट्स, तो एक्सटर्नल इफेक्ट्स के लिए एक अच्छी इम्यूनिटी इसमें होती है, एक्सटर्नल इफेक्ट्स एकदम से इस पर असर नहीं कर पाते हैं। सेंसिटिविटी इसकी काफी ज्यादा होती है, तो बहुत अच्छे से वो डिस्प्लेसमेंट के थ्रू आप वोल्टेज को
मेजर कर पाते हैं, ठीक है, आउटपुट आपको मिल पाता है, लो स्ट्रेसेस होते हैं और लो पावर कंजप्शन होता है, पावर कंजप्शन बहुत ही कम होता है इसमें, ठीक है। ये इसके कुछ एडवांटेजेस हुए। अब इसकी कुछ एप्लीकेशंस हम लोग पढ़ लेते हैं, देन हम लेक्चर को एंड करेंगे, ठीक है। इसका जो एडवांटेजेस हैं, यानी कि जो इसके एप्लीकेशंस हैं, यानी कि जो इसके उपयोग हैं, कहां कहां इसका उपयोग किया जाता है, तो इसका मेजरमेंट ऑफ पूल पोजीशन इन वाइड रेंज ऑफ सर्वो वॉल्व एप्लीकेशन, जो सर्वो वॉल्व्स होते हैं उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। दूसरा, टू प्रोवाइड डिस्प्लेसमेंट फीडबैक फॉर हाइड्रोलिक सिलेंडर, जो हाइड्रोलिक सिलेंडर्स होते हैं, ठीक है, उनका जो डिस्प्लेसमेंट फीडबैक देने के लिए भी हम एलवीडीटी का इस्तेमाल किसमें करते हैं, हाइड्रोलिक सिलेंडर्स में इसका इस्तेमाल करते हैं। तीसरा, कंट्रोल करता है वेट एंड थिकनेस ऑफ मेडिकल प्रोडक्ट्स, ठीक है, टैबलेट्स, पिल्स, तो हमारी जो दवाइयाँ बनती हैं, तो दवाइयों की जो दवाई ज़्यादा मोटी ना हो, है ना, ज़्यादा हैवी ना हो, क्योंकि दवाई अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा मोटी बना देंगे तो आप निगलेंगे कैसे, उसे गले के नीचे, गले में फंस जाएगी। तो उसकी जो थिकनेस है, उसकी जो मोटाई है उस दवाई की, उसको नापने के लिए भी एलवीडीटी का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या आता है, इसका इस्तेमाल ऑटोमेटिक इंस्पेक्शन करने के लिए, फाइनल डायमेंशन ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, जो भी प्रोडक्ट है वो पैक होना है, ठीक है, तो उसको डिस्पैच होने से पहले उसकी फाइनल डायमेंशन के लिए भी एलवीडीटी का इस्तेमाल इंडस्ट्रीज में किया जाता है, ठीक है। बाकी एक यह है कि मेजर करता है डिस्टेंस बिटवीन द अप्रोचिंग मेटल ड्यूरिंग फ्रिक्शन वेल्डिंग प्रोसेस, तो जब वेल्डिंग प्रोसेस होती है उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है एलवीडीटी का, ठीक है। टू मॉनिटर फ्लूइड लेवल एज पार्ट ऑफ लीक डिटेक्शन सिस्टम, जितने भी लीक डिटेक्शन सिस्टम्स होते हैं उसमें फ्लूइड लेवल चेक करने के लिए भी एलवीडीटी का इस्तेमाल किया जाता है। तो देखिए, और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्या है, नंबर ऑफ करेंसी बिल्स डिस्पेंडेड बाय एन एटीएम, एटीएम में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, कितनी नंबर ऑफ करेंसीज डिस्पेंड हो रही हैं उसको देखने के लिए, मुद्रा बिलों की संख्या के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है एटीएम मशीन्स में, ठीक है। एटीएम मशीन की फुल फॉर्म क्या होती है कमेंट करके जरूर बताना, मैं चेक करूंगा। बाकी इस चैनल जो लेक्चर है उसको यहीं रोकते हैं, एक टॉपिक और आपका आज कवर हो गया है, अपने नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे जिसमें हम आपको पढ़ाएंगे पोटेंशियोमीटर। तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। इसकी जो नोट्स हैं वो आपको एमपॉली के टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दी जाती हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके उसको ज्वाइन कर सकते हैं। अगर हमसे कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कर सकते हैं, mpoly01 हमारा यूजर नेम है। बाकी मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, ध्यान रखिए अपना, सी यू, बाय बाय।